नमस्कार दोस्तों, द्रोणा ऑनलाइन क्लासेज के प्रैक्टिस पेपर में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम क्या करते हैं जब भी कोई एग्ज़ाम देने जाते हैं तो हम आते हुए जो प्रश्न होते हैं, जो टॉपिक्स हमारे एकदम क्लियर है, हम उनको भी गलत कर देते हैं। उसका कारण क्या होता है कि हम पूरे प्रश्न को पढ़ते भी नहीं हैं। हम प्रश्न पूरा पढ़ लेते हैं लेकिन पूरे ऑप्शंस भी नहीं पढ़ते। तो दोस्तों, कभी भी आप कोई भी एग्ज़ाम कर रहे हो तो उसमें जो पूरा समय दिया जाता है उस पूरे समय को यूटिलाइज़ कीजिए और जो प्रश्न हैं उनको पूरा पढ़िए और उसके जो आंसर से जो विकल्प है उनको भी आप पूरा पढ़िए, जिससे कि आपके जो प्रश्न हैं वो आते हुए भी गलत ना हो। तो देखिए दोस्तों, हम पहले इस पेपर का सॉल्यूशन शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपका कि दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। दाता यानी देने वाला, तो दाता शब्द का स्त्रीलिंग होता है आपके दात्री। फिर दूसरा प्रश्न है, कौन सा वाक्य पूर्ण भूतकाल का है। वह काम कर रही थी, नहीं है। वह काम कर चुकी थी, यही वाक्य है। ये आपके अपूर्ण भूतकाल के अंदर आ जाएगा और बी जो है आपका पूर्ण भूतकाल के अंतर्गत आएगा। फिर है नेक्स्ट आपके तीसरा कि किस वाक्य में द्विकर्मक सकर्मक क्रिया है। तो आपको द्विकर्मक सकर्मक क्रिया वाला वाक्य ढूंढना है। तो मैंने आपको जैसा कि बताया था कि आपको क्या करना है, चारों विकल्पों में सबसे पहले हमें को ढूंढना है और को के पहले सजीव कोई संज्ञा होगी और को के बाद में निर्जीव कोई संज्ञा होती है। तो जहाँ पर ऐसा होता है वहाँ पर आपके द्विकर्मक सकर्मक क्रिया होती है। तो यहाँ पर राम पहला कर्म हो गया और पुस्तक दूसरा कर्म हो गया। इस प्रकार यहाँ पर वाक्य में द्विकर्मक सकर्मक क्रिया हो गई। फिर चौथा जो विकल्प है, चौथा जो प्रश्न है वो है कि किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। अब आपको अकर्मक क्रिया वाला वाक्य पहचानना है। राम खाता है, तो यहाँ वाक्य में सकर्मक क्रिया है। राम क्या खाता है, खाना खाता है। किसको खाता है, खाने को खाता है। बी है राम गाता है, यहाँ पर भी सकर्मक क्रिया है। राम हंसता है, यहाँ पर वाक्य में अकर्मक क्रिया है कि राम क्या हंसता है, कोई आपको उत्तर नहीं मिलेगा। तो चौथा जो प्रश्न है उसका सही जवाब हो जाएगा राम हंसता है, ये अकर्मक क्रिया का वाक्य है। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं, कौन सा शब्द अव्ययभाव का उदाहरण है। अब देखिए दोस्तों, यदि हम देखते हैं तो ये चारों के चारों जो विकल्प है ये आपके तत्पुरुष के उदाहरण हैं, लेकिन इनमें से केवल एक विकल्प है जो अव्ययभाव का भी उदाहरण है। तो यहाँ पर मनमाना शब्द जो है वो अव्ययभाव का उदाहरण होगा। अतः पांचवे का सही जवाब होगा आपके मनमाना। छठा प्रश्न है, वह हमेशा नहाया धोया रहता है, रेखांकित पद में कौन सा समास है। देखिए, तो नहाया धोया कि वह हमेशा नहाया और धोया हुआ रहता है, अर्थात यहाँ पर और योजक चिन्ह का और योजक शब्द का लोप हो रहा है और संयोजक चिन्ह का प्रयोग हो रहा है। तो जहाँ पर ऐसा होता है वहाँ आपके द्वंद्व समास होता है। सातवां प्रश्न है कि निम्न शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। तो यहाँ पर चील जो शब्द है वो स्त्रीलिंग है, ठीक है। उल्लू पुल्लिंग है, केचुआ पुल्लिंग है और पक्षी जो शब्द है यह भी पुल्लिंग है। आप देखो, उल्लू उड़ गया, पक्षी उड़ गया, केचुआ आ गया, चील उड़ गई, ठीक है दोस्तों। तो सातवें का जो सही होगा वो क्या होगा, चील। आठवां प्रश्न है, गुरु ने शिष्य को पोथी दी। इस वाक्य में शिष्य तथा पोथी क्रमशः क्या है। तो दोस्तों देखो, सबसे पहले तो ये जो वाक्य है ये आपके द्विकर्मक सकर्मक क्रिया का है। अब द्विकर्मक सकर्मक क्रिया में दो कर्म होते हैं, तो यहाँ पर भी दो कर्म है, शिष्य और पोथी। तो जो पहला कर्म होता है अर्थात जो सजीव कर्म होता है वो तो होता है गौण कर्म,
और जो दूसरा कर्म होता है अर्थात निर्जीव जो कर्म होता है वो होता है मुख्य कर्म। तो 8वें का जो सही आंसर होगा वो आपके होगा ए, गौण कर्म तथा मुख्य कर्म। 9वां प्रश्न है, सामासिक शब्दों में से अधिकरण तत्पुरुष का चयन कीजिए। तो देखो, अमचूर, आम का चूरण, मनमाना आपके अविभाव समास का हो गया, ठीक है। दस्तकारी, दस्तकीकारी, जो आपके बनाया करते हैं ये चीज़ें, जो आपने देखा होगा अपने किसी प्रिंटेड जो होती है उनको हम दस्तकारी वाला काम कहते हैं। कानाफूसी, कान में फूसना है ना, यानी कानाफूसी करना। तो यहाँ पर जो 9वां है, 90 का सही जवाब होगा आपके कानाफूसी। 10वां है, निम्न शब्दों में से कौन सा वैकल्पिक समास का उदाहरण है। दिया और बाती, ये आपके इतरेतर है। तन मन और धन, इतरेतर है। घास और फूस, इतरेतर है। पाप पुण्य जो है ये इतरेतर भी हो सकता है, वैकल्पिक भी हो सकता है। तो यहाँ पर इन चारों में से पाप पुण्य जो शब्द है ये आपके वैकल्पिक द्वंद्व समास का उदाहरण होगा। लिंग किसे कहते हैं? 11वां प्रश्न है, लिंग किसे कहते हैं? वस्तु को नहीं कहते साहब, प्रकृति को नहीं कहते, शब्द के अर्थ को नहीं कहते, शब्द की जाति को लिंग कहते हैं कि वे चिन्ह जो किसी व्यक्ति या वस्तु की स्त्री या पुरुष जाति का बोध करवाता है वे शब्द लिंग कहलाते हैं। 12वां प्रश्न है, सीता पढ़ रही होगी, इस वाक्य में वर्तमान काल का उपभेद है। तो यहाँ पर कौन सा वर्तमान है? पूर्ण वर्तमान नहीं, संदिग्ध वर्तमान, जी हाँ, यहाँ पर संदिग्ध वर्तमान होगा। तो सीता पढ़ रही होगी का सही जवाब होगा बी, संदिग्ध वर्तमान। 13वां प्रश्न हम देखते हैं, विद्यार्थी कक्षा से निकले हैं, तो कब निकले हैं? अभी अभी निकले हैं। तो देखो, ये भूतकाल का वाक्य हो गया और जहाँ पर अभी अभी किसी कार्य का होना पाया जाता है वहाँ वाक्य में आसन्न भूतकाल होता है। 14वां जो प्रश्न है वो है कि समास का अर्थ होता है। तो दोस्तों आपको पता होगा समास क्या करता है, शब्द को छोटा कर देता है, तो उसका क्या कर देता है? संक्षेपण कर देता है, और जो विग्रह होता है वो विस्तार कर देता है। तो यहाँ पर समास का अर्थ पूछा जा रहा है, तो समास का अर्थ क्या होगा? संक्षेप, ठीक है। तो 14वें का ए सही होगा। फिर 15वां है, द्वंद्व समास के कितने भेद होते हैं? हमने पढ़े थे, 3 भेद पढ़े थे, जिसके अंदर आपके इतरेतर द्वंद्व, दूसरा आपके हो गया वैकल्पिक, और तीसरा आपके हो गया समाहार द्वंद्व। तो इस प्रकार द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं। कौन कौन सा? इतरेतर द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व और समाहार द्वंद्व। नेक्स्ट है 16वां, लेन देन शब्द में कौन सा समास है? तो देखो सिंपल है, लेन देन, लेना और देना। तो जहाँ पर और संयोजक शब्द का लोप होता है तो वहाँ पर आपके इतरेतर द्वंद्व समास होता है। 17वां प्रश्न है, पाठक का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो क्या होगा साहब? पाठिका। तो 17वें का हो जाएगा आपके बी। 18वां प्रश्न है, वाक्य में का संबंधी शुद्धिकरण कीजिए। आपको बस यहाँ पर वाक्य में क्या करना है? वाक्य शुद्धि करनी है। तो इन चारों में से हमें देखना है कि सबसे शुद्ध वाक्य कौन सा है। उसने खाना खाया, वो खाना खाया, उसने खाना खाए हैं, गलत है। वह ने खाना खाया, गलत है। तो यहाँ पर बी, सी, डी गलत है और ए क्या होगा? यहाँ पर आपके सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि पुरुषोत्तम शब्द में है, संधि है, समास है, दोनों है, कोई नहीं। तो देखो, पुरुष, धन, उत्तम, ए और उ मिल गए तो वहाँ पर आपके क्या हो गया? ओ हो गया। और कौन सा हो गया? ये कौन सी संधि होगी? आपकी गुण स्वर संधि हो गई। तो यहाँ पर संधि है। दूसरा पुरुषों में है उत्तम जो, ठीक है। तो इस प्रकार इसमें तत्पुरुष समास भी
हो गया। तो यहाँ पर समास भी है और संधि भी है, इसलिए यहाँ पर कौन सा हो गया सही, दोनों। ठीक है, तो 19वें का सही आंसर होगा सी। 20वां है, निम्न में से पुल्लिंग शब्द है। अब देखो, अब हमें क्या करना है, कोई भी गुणवाचक वाक्य बना लेते हैं। हिंदी अच्छी है, स्त्रीलिंग है। दही अच्छी है, नहीं साहब, दही अच्छा है। तो यहाँ पर ये पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। ठीक है, तो 20वें का बी सही हो जाएगा। 21वां जो प्रश्न है वो है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग का नहीं है। तो देखो, छात्रा स्त्रीलिंग है, पृथ्वी स्त्रीलिंग है, वधु स्त्रीलिंग है। डी यहाँ पर पुल्लिंग का शब्द है, बोलते हैं जीवन अच्छा होना चाहिए। तो अच्छा जो शब्द है पुल्लिंग के लिए हम प्रयोग में लेंगे। नेक्स्ट है, नेत्र शब्द कैसा है। तो नेत्र अच्छा होता है या अच्छी होती है, तो नेत्र अच्छा होता है। तो यहाँ पर आपके पुल्लिंग हो जाएगा। 22वें का ए। दौड़ शब्द कैसा है, दौड़ हो रही है या दौड़ हो रहा है, तो आप कहेंगे दौड़ हो रही है। तो 23वें का बी सही होगा। 24वां लेते हैं हम प्रश्न। बालू सरसों शब्द है, अव्यय है, नपुंसकलिंग है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है। तो देखो, बालू रेत को कह देते हैं, सरसों आपको पता है कि सरसों खड़ी है, बालू फिसल गई। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों के अंदर क्या प्रतीत हो रहा है आपको क्रिया के रूप से, कि यहाँ पर क्या है, दोनों शब्दों में स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट है आपके 25वां, जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में न औ पन पा होता है उन्हें कहते हैं। तो देखो, आप लोगों ने सुना होगा बालपन, बचपन, बुढ़ापा। ठीक है, तो देखो, बुढ़ापा आ गया, बचपन गया। ठीक है, तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं उनके अंदर क्या होता है, आ गया, तो पुल्लिंग शब्द होते हैं ये। ठीक है, तो ये सभी शब्द किस में आ जाएंगे, आपके पुल्लिंग के अंदर आ जाएंगे। फिर 26वां प्रश्न है कि जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में ट वट हट होता है वे होते हैं। तो बताओ दोस्तों, स्त्रीलिंग होंगे, पुल्लिंग होंगे। तो देखो, जैसे आपने एक शब्द लिया, थकना प्लस वट, थकावट। ठीक है, घबराना प्लस हट, आहट, घबराहट। तो इनके अंत में क्या आ रहा है, वट आ रहा है, हट आ रहा है। तो देखो, मुझे थकावट हो रही है या हो रहा है, तो मुझे थकावट हो रही है। तो हो रही है शब्द किसके लिए प्रयुक्त होगा, आपके स्त्रीलिंग के लिए प्रयुक्त होगा। जिन संज्ञाओं के अंत में त्र होता है वे होती है, एक वचन होती है, अव्यय होती है, स्त्रीलिंग होती है, पुल्लिंग होती है। तो दोस्तों, पुल्लिंग होती है, जैसे नेत्र, क्षेत्र, इस प्रकार। ठीक है, तो जिन संज्ञाओं के अंत में त्र होता है वह पुल्लिंग की संज्ञा होती है। 28वां प्रश्न है, जगत शब्द में लिंग है। तो जगत अच्छा होता है, अच्छी होता है। तो आपको पता लगेगा जगत अच्छा होता है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, पुल्लिंग होगा। 29वां प्रश्न है, इसमें से वह शब्द बताइए जिसका वचन अथवा लिंग किसी भी परिस्थिति में नहीं बदल सकता। तो किसका नहीं बदलेगा, लिपि, लिपिया वचन में बदल जाएगा। दीवार, दीवारें, जल, जले नहीं होगा साहब यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या होगा, जो जल है ये एक ऐसा शब्द है जिसका वचन और लिंग चाहे आप किसी भी परिस्थिति में रखें नहीं बदलेगा। तो 29वें का सही आंसर हो जाएगा सी, जल। 30वां है, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग के रूप में प्रयुक्त होता है। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग के लिए प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पर शिक्षा अच्छी भी हो सकती है, अच्छी शब्द तो वैसे ही स्त्रीलिंग है, और शिक्षा अच्छी होती है, अच्छी स्त्रीलिंग है। बोस स्त्री भी हो सकती है और आपके पुल्लिंग भी हो सकती है, कि भाई हम बोल सकते हैं बोस आ गए और या बोस आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों जो शब्द है ये स्त्रीलिंग के लिए प्रयुक्त हो सकते हैं, लेकिन केवल अभिमान शब्द ऐसा है जो केवल पुल्लिंग के लिए प्रयोग में लिया जाएगा। 31वां है आपके कि निम्न में से पुल्लिंग शब्द बताइए। तो उम्मीद,
अच्छी होती है, आशा अच्छी होती है, बचपन आपके पुल्लिंग के अंदर आ जाएगा, क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा था जिस भाववाचक संज्ञा के अंत के अंदर क्या है, पन आए, वहाँ पर क्या होगा आपके पन आए, आ आए या पा आए, तो वहाँ पर क्या होगा आपके पुल्लिंग होगा। 32वां लेते हैं, निम्न शब्दों में से कौन सा पुल्लिंग है? आप इजी वे में बता देंगे कि यहाँ पर तो क्या है, नंदोई शब्द है, तो ये सबसे इजी है। 23वां है, हिंदी में कितने प्रकार के लिंग होते हैं? दोस्तों हिंदी में लिंग 2 ही होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, अन्य कोई लिंग नहीं होता, जैसा शायद संस्कृत में होता है, नपुंसकलिंग भी होता है। 34वां लेते हैं, सुंदर शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? तो यहाँ पर हो जाएगा सुंदरी, ठीक है। 34वें का क्या होगा? सी। हलवाई शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? तो ये हो जाएगा हलवाइन, ए। फिर है 36वां, स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। तो देखो, संविधान अच्छा है, संसद अच्छी है, संस्थान अच्छा है, सिंदूर अच्छा है, तो यहाँ पे संसद शब्द किस में आएगा? स्त्रीलिंग के लिए प्रयुक्त होगा। 37वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग का सूचक है? तो भाई नदी नहीं है, पानी अच्छा है, आ रहा है, आप कुछ भी बोल के इसको पुल्लिंग के अंदर कर सकते हैं, तो 37वें का बी सही होगा। 38वां है, गीदड़ शब्द का स्त्रीलिंग क्या बनेगा? तो इसका बनेगा गीदड़ी, सी। 39वां है, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। तो देखो, अपराध, ठीक है, पुल्लिंग शब्द है, अध्याय पुल्लिंग है, स्वदेश पुल्लिंग है, और स्थापना क्या है? स्त्रीलिंग होगी, ठीक है। तो यहाँ पे 39वें का क्या सही हो जाएगा? डी, स्थापना, कि भाई आज मैंने नवरात्रि की स्थापना की, तो यहाँ पर ये स्थापना जो शब्द है ये हमेशा स्त्रीलिंग के लिए ही प्रयुक्त होता है। 40वां प्रश्न देखते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया में होते हैं, ये आपको पहले बताया हुआ है कि पहला कर्म तो प्रधान होता है और दूसरा कर्म सहायक होता है, तो यहाँ पर ए नहीं है, तो यहाँ पर क्या है? पहला कर्म प्रधान और दूसरा कर्म सहायक, तो 40वें का सही हो जाएगा सी। फिर है 41, राम ने सीता को देखा, वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो जहाँ पर कर्ता कर्म अपने अपने विभक्ति चिन्ह के साथ आए और क्रिया एक वचन भूतकाल पुल्लिंग व अन्य पुरुष सर्वनाम की होती है, तो वहाँ पर आपके भाववाच्य होता है, तो 41वें का क्या होगा? भाववाच्य सी। कल हम घूमने जाएंगे, तो यहाँ पर वाक्य में कर्ता क्या है? हम क्या है? बहुवचन। अब यहाँ पर हम एक वचन रख लेते हैं, तो हम का एक वचन क्या होगा? मैं, तो कल मैं घूमने जाऊंगा, तो यहाँ पर कर्ता को बदलने पर क्रिया भी बदल जाएगी, और कर्ता को बदलने पर क्रिया बदल जाती है, तो वहाँ पर क्या होता है? कर्तृवाच्य होता है। 43वां है कि कुत्ता भौंक रहा है, वाक्य में वाच्य है, कुत्ती भौंक रही है, तो कर्ता को बदलने पर क्रिया बदल गई, तो यहाँ पर भी क्या होगा? कर्तृवाच्य होगा। पिताजी आते होंगे, वाक्य में वाच्य है, ठीक है। अब यहाँ पे पिताजी की जगह आप माताजी रखेंगे, तो यहाँ पर क्रिया बदल जाएगी, माताजी आती होगी, तो क्रिया बदल गई, तो कर्ता को बदलने पे क्रिया बदली, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? कर्तृवाच्य। फिर 45वां है, मैं पत्र नहीं लिख सकता, वाक्य में वाच्य है, तो देखो दोस्तों, मैं को आप लिंग के तौर पे नहीं बदल सकते, तो इसको आप किस में बदले? वचन में बदले, तो मैं एक वचन है, यहाँ पर आप लिखिए हम पत्र नहीं लिख सकते, तो यहाँ पर कर्ता को बदलने पर क्रिया सकता से सकते हो गई, तो 45वें में भी क्या होगा? कर्तृवाच्य ही होगा। क्रिया
किस वाच्य में सदैव पुल्लिंग होती है। तो 46वें प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि किस वाच्य में क्रिया हमेशा क्या होगी, पुल्लिंग होगी। तो किस में होगी, ये भाववाच्य में क्रिया हमेशा पुल्लिंग होती है। ये मैंने आपको लिखाया भी था, बताया भी था वीडियो में भी। 47वां है अनंग शब्द में समास है। अब अनंग शब्द के अंदर आपके अव्ययभाव समास भी है, तत्पुरुष भी है, बहुब्री भी है। अन उपसर्ग है, अव्ययभाव है। अन उपसर्ग के अंदर आपके से विभक्ति चिन्ह का लोप हो रहा है कि अंगों से रहित, तो तत्पुरुष भी हो जाएगा। और अंगों से है रहित जो कौन है, कामदेव। तो इसलिए यहाँ पर आपके तीसरा अर्थ निकलने के कारण बहुब्री समास भी हो जाएगा। जब हमें सभी समासों में से प्राथमिकता देनी हो तो हम सबसे पहले किसे देंगे, बहुब्रीही समास को प्राथमिकता देंगे। तो यहाँ पे 47वें का सही आंसर क्या हो गया, डी, बहुब्रीही। 48वां प्रश्न है यथासाध्य शब्द में समास है। तो यहाँ यथा अव्यय शब्द है, ठीक है। तो जहाँ पर अव्यय होता है तो वहाँ पर कौन सा समास होता है, आपके अव्यय भाव समास होता है। 49वां है संपादक द्वय शब्द में समास है। तो जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो या दूसरा पद संख्यावाचक हो, दोनों पदों के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं ऐसा नहीं कह रहा कि जिस समास के दोनों पद संख्यावाचक हो, नहीं, जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो या दूसरा पद संख्यावाचक हो, वहाँ पर आपके द्विगु समास होता है। तो यहाँ पर दूसरा पद संख्यावाचक है, तो संपादक द्वय में द्विगु समास होगा। प्रश्न है दाल बाटी चूरमा शब्द में समास है। तो अव्ययभाव नहीं है, तत्पुरुष नहीं है, कोई संख्या नहीं है, तो द्विगु नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा, दाल बाटी और चूरमा। और जहाँ पर और का लोप होता है वहाँ पर कौन सा समास होता है, आपके द्वंद्व समास होता है। 21वां है पंडित जी ने फूल और प्रसाद बांटे में कौन सी क्रिया है। तो यहाँ पर कौन सी क्रिया है दोस्तों, यहाँ पर आपके सकर्मक क्रिया हो जाएगी। पंडित जी ने क्या बांटे, फूल और प्रसाद। पंडित जी ने किसको बांटा, फूल और प्रसाद को, ठीक है। तो 51 का क्या हो गया, बी। 52वां देखते हैं पंडित जी हवन कराकर कथा कह रहे हैं। तो जहाँ वाक्य में दो क्रिया हो और पहली क्रिया के तुरंत बाद कर करके ते ही आए, वहाँ पर कौन सी क्रिया होती है, आपके पूर्वकालिक क्रिया होती है। तो 52वें का बी। 13वां है घोड़ा हिनहिनाता है, कौन सी क्रिया है। तो यहाँ पर प्रेरणार्थक नहीं है, पूर्वकालिक नहीं है, हिनहिनाना शब्द आ गया। तो जहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया था कि बतियाना, लतियाना, हिनहिनाना ऐसे शब्द आते हैं, वहाँ पर आपके नाम धातु क्रिया होती है। तो 53वें में आपकी क्या होगा, बी, नाम धातु क्रिया। फिर हम लेते हैं 54। निम्न में से किस भाग में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। तो देखो सिपाही दौड़ता है, दौड़ना अकर्मक है, नहीं है। सिपाही सोता है, सोना अकर्मक है, इसमें भी नहीं है। सिपाही चोर को पकड़ता है, तो यहाँ पर ये कर्म मौजूद है, तो यहाँ पर स जो है आपके सकर्मक क्रिया होगी। फिर है 55वां, मैं अभी सोकर उठा हूँ। इस वाक्य में सोकर है, सोकर क्या है, आपके पूर्वकालिक क्रिया। दो क्रिया और पहली क्रिया के तुरंत बाद कर करके ते ही, तो यहाँ पर कौन सी क्रिया होगी, आपके पूर्वकालिक क्रिया। 55वें का द। श्याम के जाते ही वह चिल्लाने लगा, इस वाक्य में जाते ही क्रिया है, तो वही आ गया। जहाँ पर दो क्रिया हो और दोनों क्रिया और जो पहली क्रिया उसके तुरंत बाद कर करके ते ही जुड़ा हो, तो यहाँ पर क्या जुड़ा है, ते ही, वहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया होती है। द्विकर्मक क्रिया में कौन सा कर्म प्रधान होता है। तो देखो दोस्तों, द्विकर्मक क्रिया का कौन सा कर्म प्रधान होगा, इसमें दो कर्म होते हैं। पहला तो प्राणीवाचक होता है और दूसरा होता है अप्राणीवाचक, ठीक है, यानी जो निर्जीव होता है। तो पहला सजीव, दूसरा निर्जीव। तो यहाँ पर पहला जो कर्म होता है वो तो होता है गौण,
और दूसरा जो कर्म होता है अर्थात पदार्थवाचक जो कर्म होता है वो हमेशा क्या होगा, आपके प्रधान होगा। तो किस समास द्विकर्मक क्रिया में कौन सा कर्म प्रधान होता है? दूसरा वाला पदार्थवाचक जो कर्म होता है वो प्रधान होता है। तो 57वें का क्या सही होगा? बी। चिड़िया आकाश में उड़ रही है, इस वाक्य में प्रयुक्त क्रिया है। उड़ना हमेशा अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आता है। सकर्मक क्रिया वाला वाक्य छांटिए। तो देखो पहला वाक्य क्या है? राजू सदा रोता है। राजू सदा रोता है, तो रोना अकर्मक क्रिया है। हरीश बस पर चढ़ गया, यहाँ पे अधिकरण कारक है, तो यहाँ पर भी अकर्मक क्रिया है। कैलाश छत से गिर गया, यहाँ पर आपके अपादान कारक है, इसलिए यहाँ पर भी अकर्मक क्रिया है। सतीश ने केले खरीदे, तो सतीश ने क्या खरीदा? केले। सतीश ने किसको खरीदा? केलों को। और जहाँ पर क्या वह किसको का उत्तर आ जाए वहाँ वाक्य में सकर्मक क्रिया होती है। तो 59वें का डी सही होगा। 60वां और अंतिम प्रश्न है, निम्न में से अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। तो देखो बनाना ये सकर्मक है। क्या बनाता है? खिलौने बनाता है। किसको बनाता है? खिलौनों को बनाता है। तैरना, क्या तैरता है? किसको तैरता है? दोनों का उत्तर नहीं आ रहा, तो यहाँ पर 60वें का क्या होगा? बी, तैरना सही होगा। तो दोस्तों ये आज का आपका प्रश्न पत्र था, जो बढ़िया तरीके से मैंने आपको क्लियर करवा दिया है। आशा करता हूँ कि आगे फ्यूचर के अंदर कभी इन प्रश्नों में या इन तरीके के जो भी प्रश्न आते हैं उनमें आप किसी भी प्रकार की गलती नहीं करेंगे। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिए, जिससे आने वाले समय में और जो प्रश्न पत्र मैं आपको इस वीडियो पे इस चैनल पे अपलोड करूँगा वो आपको आसानी से मिल सके। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।